हिस्ट्री में एक कदम और आगे बढ़ते हैं और आज हम हमारे द्वारा शुरू की गई द नेशनलिस्ट मूवमेंट 1858-1905 यानी कि नेशनलिस्ट मूवमेंट का फर्स्ट फेज, यानी कि जिसे आप मॉडरेट फेज के तौर पर भी जानते हैं, वो कर रहे थे। हमने आपको नेशनलिस्ट मूवमेंट की बिगनिंग के सारे कारण बता दिए कि क्या क्या इसके कॉजेज़ हैं। बहुत ही डीपली हमने वो लेक्चर कवर किया था। आज हम आगे बढ़ेंगे और हम उन कॉजेज़ के द्वारा जो फिर कॉन्सिक्वेंसेस निकले हैं, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हुई है एक्चुअली में, उसके पॉइंट्स स्टडी करेंगे। 2-3 पॉइंट्स इसके बार और लिखेंगे तो वो भी आपको समझा दिए जाएंगे। एक बात को ध्यान से समझिए, हमारा हर बार की तरह जो ट्रेंड रहता है वही इस बार रहेगा। अभी आपको टॉपिक से एक अच्छे वे में फैमिलियर कराया जा रहा है, उसकी एक अच्छी अवेयरनेस दी जा रही है। तो ऑल इन ऑल आप 50 ईयर्स को स्टडी कर जा रहे हैं। लेकिन इस टॉपिक को वाइंड अप करके हम टॉपिक में भी टॉपिक उठा लेंगे। इसी पीरियड के अंदर आपको सोशल एंड रिलीजियस मूवमेंट कराएंगे डिटेल में, वो भी कहीं ना कहीं इसी टॉपिक पे कन्वर्ज हो जाएगी। इस टॉपिक के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस डिस्कस हो रहा है और मैं काफ़ी कंटेंट बता दूंगा इसके रिलेटेड। लेकिन इन लेक्चर्स के ख़त्म होने के बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस का एक्सक्लूसिव लेक्चर शुरू होगा। उसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस पढ़ेंगे, बनने के कारण पढ़ेंगे, क्या क्या थ्योरीज दी गई हैं कि ये क्यों बनी, क्या क्या उसके बारे में नेगेटिव्स बोले गए, और कौन सा मॉडरेट फैक्शन था और कैसा एक्सट्रीमिस्ट फैक्शन था। तो मॉडरेट एंड एक्सट्रीमिस्ट फेज, नरम दल और गरम दल अच्छे से पढ़ेंगे। ये होने के बाद हम आगे बढ़ेंगे और एंटर होंगे द गांधीयन एरा, और उसके पहले पढ़ना होगा 1905 से 1920 का वो एक्सट्रीमिस्ट वर्जन, जिसमें बिपिन चंद्र पाल, बाल गंगाधर तिलक और लाला लाजपत राय को आप पढ़ेंगे। लाल बाल पाल। ओके, तो इस तरह से बिल्कुल भी ये नहीं सोचना कि चीज़ें रिपीटेटिव हो रही हैं। मॉडर्न हिस्ट्री की यही अपने आप में कम्प्लेक्सिटी है कि उसमें चीज़ें रिपीटेटिव लगती हैं, लेकिन हर नए लेक्चर के दौरान नई इन्फॉर्मेशंस ऐड ऑन होंगी। एंड दिस इज़ ऑल अबाउट मॉडर्न हिस्ट्री। सबको आसान लगती है, लेकिन जब फिर क्वेश्चन आते हैं वो उनमें इतना ज़बरदस्त ट्विस्ट होता है कि वो सॉल्व नहीं हो पाते, क्योंकि वो जो हमें रिपीटेटिव लेक्चर्स के थ्रू नॉलेज ऐड ऑन करनी थी फ्रॉम मल्टीपल बुक्स, वो नहीं की होती। ये एक प्रॉब्लम है। जैसे ये बहुत आसान है कि कह देना कि बॉम्बे में पहले सेशन कांग्रेस का हुआ, लेकिन क्वेश्चन यूपीएससी में आता है कहाँ हुआ, तो गोकुल तेजपाल संस्कृत कॉलेज के हॉल में हुआ। इस तरह से जब आप दोबारा कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, सेशन फर्स्ट वहाँ हुआ, ये बात तो वही रहेगी, लेकिन उसमें एक नई इन्फॉर्मेशन ऐड हो जाएगी। क्वेश्चन आता है कि 1890 का सेशन किसने प्रिसाइड किया कांग्रेस का। स्टूडेंट कहता है इसका क्या मतलब है भाई, 1885 से लेकर 1947 तक सारे सेशन अब याद करें कि हर साल सेशन होता था कांग्रेस का, और हर सेशन में कौन प्रिसाइडिंग ऑफिसर है सब पढ़े नहीं। जब आप एडेड इन्फॉर्मेशन सोर्सेज के थ्रू जाते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि 1890 में कांग्रेस सेशन की जो अध्यक्ष बनी वो कादम्बनी गांगुली बनी, जो कलकत्ता यूनिवर्सिटी से पास आउट पहली वुमेन ग्रेजुएट थी। इसलिए कांग्रेस के एजेंडे में वुमेन एमेंसिपेशन, वुमेन एम्पावरमेंट था। इसके लिए 1890 का प्रेसिडेंट पूछा जाता है। लेकिन ये रेगुलर बुक्स में कंटेंट उस लेवल पे नहीं मिल पाते। जब हम एडेड सोर्सेज से उसे रिपीटेड वे में कंटिन्यू करते हैं तो सारे सोर्सेज कंटेंट ऐड होता जाता है। अल्टीमेटली हमारी मॉडर्न अब सॉल्व होने लग जाती है और क्वेश्चन सॉर्ट आउट होने लग जाते हैं। ये खासियत है। ओके, तो मॉडर्न हिस्ट्री देखने में आसान, ज़्यादा परिचित सी लगती है, लेकिन टारगेट करने में उतनी ही कम्प्लेक्स है, क्योंकि मल्टीपल सोर्सेज से कवर करना होता है। उसी कॉन्टेक्स्ट में आज हम बढ़ेंगे। दरवाज़ा बंद कर दूं, आवाज़ आती है। ओके, देखिए कॉजेज़ में अब रिपीट नहीं करूंगा, हम डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस पे आ गए हैं। और सबसे पहला यहाँ पर द इंडियन नेशनल कांग्रेस मैंने आपके सामने लिखा है। देखिए, इतनी बात तो तय है कि 1858 से लेकर के 1885 तक ऑल इन ऑल एक एटमॉस्फेयर बन चुका था, जब लोगों में एक अर्ज थी कि एक नेशनल लेवल की ऑर्गेनाइजेशन हमें चाहिए पॉलिटिकल अवेकनिंग के लिए। ये पहली चीज़। दूसरा, जो भी कंट्री लेवल पर लोगों की डिमांड्स हैं उनको इस वे में फॉर्मुलेट करना होगा कि वो नेशनल डिमांड्स की तरह लगें और उन्हें ब्रिटिशर्स तक प्रेजेंट किया जा सके। इंडियन मासेस के लिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर मांगा जा सके। जो भी एडमिनिस्ट्रेशन है और जो भी रूल्स रेगुलेशंस और लॉज ब्रिटिशर्स बना रहे हैं उसमें
भारतीय ही भारतीयों के लिए नियम बनाए, इस तरह की सोच उत्पन्न होने लगी। मैंने आपको पढ़ाया था 1836 ऑनवर्ड्स कई तरह की ऑर्गेनाइजेशंस बनी भी, जिसमें हमने इसी के दौरान इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता के बारे में पढ़ा, हमने पीपल कॉन्फ्रेंसेस भी पढ़ी जो प्रिंसली स्टेट्स में थी, हमने मद्रास महाजन सभा के बारे में पढ़ा, पूना सार्वजनिक सभा के बारे में पढ़ा, हमने बॉम्बे की एसोसिएशन के बारे में पढ़ा, हमने सबके नाम भी आपको पढ़ाए, अच्छे से हमने उन चीज़ों के बारे में जिक्र किया। मैंने आपको ये भी बताया कि किस तरह से लंदन में दादा भाई नौरोजी ने एसोसिएशन स्टार्ट की, लोगों की अपनी ओपिनियन वहाँ पे इंडिया के बारे में डेवलप करने की कोशिश की। दादा भाई नौरोजी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नाम का जो किताब है वो इन्हीं के द्वारा आती है, जिसमें ब्रिटिशर्स ने इंडिया को किस तरह से इकोनॉमी के सेंस में एक्सप्लॉइट कर दिया, इसके बारे में बताया है। दादा भाई नौरोजी 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। दादा भाई नौरोजी को ही द ग्रेट ग्रैंड ओल्ड मैन कहते थे, ये बात आप याद रखेंगे। इनका बहुत प्रभाव है भारतीय राजनीति में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के उस फर्स्ट फेज़ में, जिसे आप मॉडरेट फेज़ भी कह सकते हैं। ये उस समय के कद्दावर नेताओं में आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और अब माहौल बन चुका था कि एक नेशनल लेवल की बॉडी हो। एफर्ट सबकी तरफ से आ रहे हैं, अर्ज सबकी है, लेकिन इस चीज़ को पूरी तरह से कंसेप्चुलाइज करने का एक जो ज़िम्मा चला जाता है वो एक पर्सन के ऊपर जाता है, वो हैं A.O. ह्यूम। याद रखें, हम कांग्रेस अलग से पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, आज हम टॉपिक की मर्यादा में उसे पढ़ रहे हैं। A.O. ह्यूम के द्वारा इसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। जो लीडर्स हैं वो एक साथ आते हैं और मैंने आपको बताया था 72 डेलीगेट्स मिल करके बॉम्बे में मीटिंग होल्ड करते हैं और ये दिसंबर 28 को होता है 1885 में। और यहीं से एक सिलसिला चल पड़ता है कि कांग्रेस 1885 में गठित हुई और हर साल उसका सेशन हुआ करता था। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने इसकी अध्यक्षता की थी, WC बनर्जी, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। कांग्रेस के शुरुआती सालों में अगर हम बात करें कि जिस समय में कांग्रेस बनी थी, कांग्रेस के टारगेट्स क्या थे, कांग्रेस किस एम के साथ बनी है, उन एम्स को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले अगर हम एम की बात करें तो कांग्रेस का सबसे पहला एम ये हुआ करता था कि जितने भी नेशनल लेवल के पॉलिटिकल लीडर्स, पॉलिटिकल वर्कर्स और पॉलिटिकली अवेकन्ड लोग हैं जो नेशनलिस्ट कैरेक्टर रखते हैं, उन सब के बीच में एक फ्रेंडली रिलेशन इस्टेब्लिश करना। वो अपनी प्रोविंसेस, वो अपने रीजन से बाहर आ सकें और नेशन के लेवल पर सोच सकें। तो आप ध्यान से देखिए, सबसे पहले तो जो लोग थोड़े जागरूक हैं, जिनमें ऑलरेडी थोड़ा सा कंटेंट है कि वो नेशनलिज्म के बारे में सोच रहे हैं, जिनमें पैट्रियोटिज़म की एक थॉट हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया जा रहा है। तभी जब हम कांग्रेस का जिक्र करते हैं उसमें 2 वर्ड आसान नहीं रहे। सबसे पहले, व्हाट डू मीन बाय द वर्ड कांग्रेस? कांग्रेस का मतलब है लोगों का इकट्ठा। इट इज़ अ कॉन्ग्रेगेशन ऑफ द पीपल, लोगों का समूह, इसका मतलब होता है कांग्रेस। दैट्स वाई अगर आप बात करें तो USA की पार्लियामेंट भी कांग्रेस है। तो कांग्रेस के साथ लगने वाले वो 2 वर्ड अपने आप में अभूतपूर्व थे। पहला इंडियन, दूसरा नेशनल। ये दोनों चीज़ों की अनुभूति अभी तक भारत ने की नहीं थी, ये दोनों चीज़ें अभी इंडिया ने एक्सपीरियंस नहीं की थी, इसलिए कांग्रेस का नेम इतना इजी नेम नहीं है। इंडियन वर्ड कांग्रेस के कॉन्टेक्स्ट में यूज़ होना ये उस समय में बड़ी बात थी। ये बताता है उसका नेशनलिस्ट कैरेक्टर, रीजनल पार्टी के तौर पे काम नहीं कर रही थी वो। और साथ में एम्फेसाइज़ किया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस, ये बताता है उसके थॉट को, उसके ऑब्जेक्टिव को, कि वो देश भर में एक राष्ट्रीयता, राष्ट्रवाद, पैट्रियोटिज़म, देशभक्ति उत्पन्न करना, लोगों को देश के स्तर पे साथ लाना, जोड़ना और आगे ले जाने का काम करना चाहती थी। तो कांग्रेस का नेम INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस, अपने आप में ये बयान करता है कि वो किस आइडियोलॉजी पे बनी और वो किस दिशा में काम करना चाहती थी। इसी के तहत कांग्रेस का सबसे पहला जिम्मा यही था कि वो देश भर में नेशनली जो अवेकन्ड पॉलिटिकल वर्कर्स हैं, लीडर्स हैं, उनको फ्रेंडली रिलेशंस में लाएं, वो अपनी प्रोविंसेस, अपने रीजन से बाहर निकल करके देख पाएँ और एकजुट हों, क्योंकि एक कैडर बहुत ज़रूरी होता है, तो कैडर बनेगा, ये पहली बात। सेकंड इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट कांग्रेस का जिम्मा ये था कि वो लोगों के बीच में उनकी मांगों को ध्यान से जा कर के सुने, समझें और उनको ये बता पाएँ कि किस तरह की डिमांड्स वो
जो भी उनकी मांगे हैं, उन मांगों में से किस तरह की मांगे हैं जो पूरी कंट्री लेवल पर कॉमन हैं, और उन मांगों को एक नेशनलिस्ट कैरेक्टर के तौर पर, नेशनल डिमांड के तौर पर उठाया जा सके। ये दूसरा जिम्मा था उनका। तीसरा एस्पेक्ट ये था कि जो भी मांगे कॉमन मांग के तौर पर, कॉमन डिमांड्स के तौर पर, नेशनल कैरेक्टर रखने वाली डिमांड्स हैं, उन डिमांड्स को कैसे फॉर्मुलेट किया जाए और फॉर्मुलेशन के बाद ब्रिटिशर्स तक प्रेजेंट करा करके उनकी नॉलेज में वो चीज़ें लाई जा सकें। ये तीसरा तरीका था। चौथा तरीका था इंडियंस, अभी नेशन की बात है, अभी इंडिया की बात है। आप खुद इमेजिन करिए कि कांग्रेस अभी अच्छी तरह से जानती है कि इंडिया एक नेशन के तौर पर तो अभी शुरू हुआ है, इट इज़ जस्ट अ बिगनिंग। अभी तो अवेकनिंग के नाम पर सिर्फ एक शुरुआत है, अभी तो अवेयरनेस फैलानी बहुत बाकी है। तो ऐसी देश की कहानी में एक जिक्र मैं बताना चाहता हूँ। आज़ादी के बाद फॉरेन के जो जर्नल्स हैं, जो राइटर्स हैं, जो न्यूज़पेपर्स हैं, वो बड़े हैरान थे कि जिस देश में लोगों को अभी अंगूठा लगाने की भी जांच नहीं, जहां सिग्नेचर तक नहीं किए जाते, वो डेमोक्रेसी सेलिब्रेट कर रहे हैं, वो लोकतंत्र के तहत अपनी सरकारें चलाना चाहते हैं। और ये सत्य है, आज भी भारत में लिटरेसी 74% के अराउंड है। हमने 1951-52 में चुनी हुई सरकारें ले ली थी, वो भी पॉपुलर गवर्नमेंट्स, जब शायद लोगों को नाम तक लिखने नहीं आते थे, जब लोगों को ये भी नहीं पता था कि इस चिन्ह पे जा कर के ठप्पा लगाना, इसलिए पार्टियों के नाम से, उनके चिन्ह से तब बैलेट बॉक्स तैयार होते थे, डब्बे, और उनके अलग अलग रंग हुआ करते थे, और हम फिर अपने रंग और चिन्ह के हिसाब से डब्बा चुनते थे और उसमें वोट डालते थे। पहले ये सिस्टम होता था। अभी लोगों को इतना भी पता नहीं था कि बैलेट पेपर में कहाँ पर चिन्ह लगाना है, तो बैलेट बॉक्स से शुरू हुई कहानी, बैलेट पेपर तक आई, आज जाके इतनी अवेयरनेस है कि ईवीएम यूज़ हो रहा है। अभी भी कितना अवेयरनेस करना बाकी है। तो कुल मिलाकर के ऐसे देश में ज़रा कांग्रेस के हालात सोचिए 1885 में, तो कांग्रेस के लिए चौथा कार्य जो सबसे बड़ा था, लोगों को पॉलिटिकली ट्रेंड करना, लोगों को पॉलिटिकली शिक्षित करना, एजुकेट करना, लोगों को पॉलिटिकली अवेयर करना। तो पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द पीपल, पॉलिटिकल ट्रेनिंग ऑफ द वर्कर्स कैडर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट, लोगों में एक अराउजल करना फीलिंग का, एक थॉट का, जो कि नेशनलिस्ट हो। लोगों को ये इस बात के लिए शिक्षित करना कि वो अपनी रिलीजन, रीजन, रेस, कास्ट, प्रोविंस से बाहर आएँ और राष्ट्र के स्तर पर सोचना शुरू करें और एक जैसी मांगों पर केंद्रित होना शुरू हों, ताकि उन्हें पता लगे कि पूरे राष्ट्र की समस्याएं एक ही दिशा में चल रही हैं। इस तरह से लोगों को एक नेशनल कैरेक्टर देने की कोशिश, पूरा का पूरा वर्किंग काडर नेशनल करने की कोशिश, डिमांड्स नेशनल लेवल पर उठाने की कोशिश, लोगों में एक फीलिंग अराउज की गई नेशनलिस्टिक थॉट और पैट्रियटिज्म को लेकर के, और उसे फिर कंसोलिडेट करने की बात, और लोगों को पॉलिटिकली ट्रेंड करना, लोगों को अपनी डिमांड्स, देखो मेरी एक डिमांड है, मेरी कोई भी एक डिमांड है, उसमें से एक मेरी एक डिमांड है कि एजुकेशन सिस्टम में सुधार होना चाहिए। ये लाइन क्या पाना बड़ी बात है। हम ये तो कह देते हैं, मान लीजिए एक पर्सन ये कह रहा है कि ये हमारा बच्चा अच्छे से पढ़ नहीं रहा, सिर्फ रट्टा मार रहा है। अब इसको अगर मैं थोड़ा ऑर्गेनाइज लेवल पे कहूँ तो लाइन ये बनती है कि एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज चल रहे हैं। अब इसको थोड़ा और ऑर्गेनाइज किया जाए तो आप ये कह सकते हैं कि टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन में इशू है, और वर्किंग प्रोफाइल एंड एजुकेशन लेवल, एकेडमिक्स एंड इंडस्ट्री में इशू चल रहा है। इस वजह से ये सारी चीज़ें, तो आपकी डिमांड्स भी ऑर्गेनाइज्ड होनी बहुत ज़रूरी हैं। तो लोगों को उनकी डिमांड्स ऑर्गेनाइज करना सिखाना, ये बड़ी बात थी। जब मैं आगे जा कर के आपको मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट का कंपैरिजन दिखाऊंगा, ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट के समय में बहुत से रिजल्ट दिखने लगेंगे और वो बहुत से डायरेक्ट एक्शंस करने लगेंगे, ऐसा आपको दिखने भी लगेगा। लेकिन अगर आप उस समय में कहें कि मॉडरेट्स का तो कोई यूज़ ही नहीं था, एक्सट्रीमिस्ट को रिजल्ट मिलने ही तब शुरू हुए क्योंकि मॉडरेट्स ने ग्राउंड बना दिया था, पॉलिटिकल ट्रेनिंग हो चुकी थी, डिमांड्स को अराउज कैसे किया जाता है, कंसोलिडेट किया जाता है, पता लग गया था, डिमांड्स ऑर्गेनाइज कैसे की जाती हैं, पता लग गया था, डिमांड्स फॉर्मुलेट करके ब्रिटिशर्स को प्रेजेंट कैसे की जानी है, ये पता लग चुका था। एक पूरा का पूरा काडर ट्रेंड हो चुका था। नेशनल लेवल पर पॉलिटिकल लीडर ने अपने प्रोविंशियल और रीजनल प्रेजुडिसेस खत्म कर दिए थे और वो एक नेशनल काडर में कन्वर्ट हो चुके थे। इंडिया और एक नेशन जैसा कंसेप्ट स्थापित हो चुका था। तब जाकर के वो रिजल्ट जो
हमने अचीव किए हैं। ये एक बड़ी बात थी। आई बात समझ में? तो ये इम्पॉर्टेंट था। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस अपने शुरुआती के दिनों में इन्हीं कामों के तहत शुरू हुआ और आगे बढ़ा। इतनी बात क्लियर है? कोई दिक्कत की बात तो नहीं? चलिए देखिए, अब जब कांग्रेस इस लेवल पर काम कर रही है तो नेचुरल सी एस्पेक्ट है, क्रिटिक्स भी होंगे, क्रिटिक्स को काउंटर भी किया जाए। एक क्रिटिक बहुत कॉमन मिलता है कांग्रेस को लेकर के। वो क्रिटिक क्या है? कहा यह जाता है कि ब्रिटिशर्स ने अपने वेस्टेड इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए ही कांग्रेस का गठन किया। ये कैसे हुआ? वो क्रिटिक ये कहते हैं कि A.O. ह्यूम ने लंबे समय तक इंतज़ार किया। आने वाले चैप्टर्स में मैं जब कांग्रेस पढ़ाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि उसके बीच में और डफरिन के बीच में, लॉर्ड डफरिन के बीच में क्या पत्र व्यवहार हुए, क्या कॉन्वर्सेशंस हुई, वी विल डिस्कस एवरीथिंग। आज तो कहानी इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऐसा कहा गया कि भाई जो A.O. ह्यूम है लंबे समय से वो इंतज़ार कर रहे थे, वो सारी पॉलिटिकल सिचुएशन को वॉच कर रहे थे और एक पॉइंट पर जाकर के ब्रिटिश अथॉरिटीज़ का उन्हें असेंट मिला, उन्हें हामी मिली और उसके बेसिस पर फिर A.O. ह्यूम ने एक्ट किया। और एक्ट ये किया कि उन्होंने कांग्रेस को एज अ सेफ्टी वॉल्व यूज़ किया। तो देयर इज़ अ सेफ्टी वॉल्व थ्योरी रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ द कांग्रेस। और व्हाट डू यू मीन बाय द सेफ्टी वॉल्व? सेफ्टी वॉल्व लगा होता है ना, पानी की पाइप आ रही है तो उसके ऊपर अपन सेफ्टी वॉल्व लगाते हैं ना, कि जब भी चाहे उसे बंद कर दें। अरे टैंकर जा रहे होते हैं ना, पेट्रोल के या केरोसिन के टैंकर, उनके बाहर जो मुंह लगा होता है उसके ऊपर वॉल्व लगा ही होता है ना। तो वो कह रहे हैं सेफ्टी वॉल्व है। क्यों? वो थ्योरी ये कहती है कि भाई A.O. ह्यूम जो हैं वो ये नहीं चाहते थे कि इंडिया का जो एक एजुकेटेड मिडिल क्लास है, यानी कि जो एक इंटेलेक्चुअल सेक्शन है, एक इंटेलिजेंसिया है, वो डिसकॉन्टेंटेड है ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द ब्रिटिशर्स। तो वो नहीं चाहते थे ब्रिटिशर्स कि ये जो डिसकॉन्टेंटेड इंटेलिजेंशिया सेक्शन है ये डिसकॉन्टेंटेड पीजेंट सेक्शन के साथ मिल जाए। यानी कि डिसकॉन्टेंटेड पीजेंट सेक्शन तो ऑलवेज था, एक ऐसा फार्मर ग्रुप, एक ऐसा हैंडीक्राफ्ट ग्रुप, एक ऐसा आर्टिजन ग्रुप तो भारत में सदा से ही एग्जिस्ट कर रहा था, जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिक पॉलिसीज से सफ़र कर रहा था। और इनका समर्थन जिसे भी मिल जाता था तो एक पॉपुलर अपराइजिंग, एक पॉपुलर मूवमेंट हो जाती थी। जैसा कि आपने 1857 में देखा, सेपॉय म्यूटिनी से शुरू हुए और आपको जब विलेज लेवल से, जब कंट्री साइड एरिया से इन पीजेंट्स का, इन आर्टिजन्स का समर्थन मिला तो वो पॉपुलर अपराइजिंग्स हो गया, दो एक तरह का व्यापक विद्रोह हो गया। इसी तरह से वो नहीं चाहते थे कि दोबारा से ऐसी घटना घटे। 1857 उनके माइंड में था। 1857 की गलतियों से उन्होंने ये सीखा था कि 1857 के समय में अगर हमें ये डिसकॉन्टेंट किसी तरह से पता चल जाता कि इस तरह का डिसकॉन्टेंट किसानों में है, ताल्लुकदारों में है, ज़मींदारों में है, अर्स्टवाइल आर्टिजन्स जो हाथ कर्मी हैं, हथकरघा उद्योग है, जो मैनुअल लेबर है जिनको उनके काम से निकाला जा चुका है, या फिर एग्रीकल्चरल कम्युनिटीज़ जिनमें जैसे कि इंडिगो रिवॉल्ट आपने देखे और बाकी चीज़ें। तो उनका मानना था कि इस तरह की चीज़ें अगर हमें पहले ही किसी ओपिनियन ग्रुप के थ्रू मिल जाती या हमारे पास ये इन्फॉर्मेशन होती तो हम शायद उस डिसकॉन्टेंट को कहीं ना कहीं सेटल करते। अब आप कहेंगे कि वो उस डिसकॉन्टेंट को एड्रेस करते, कि वो बेनिफिट्स देते, प्रिविलेजेस देते, वो अलग बात है। वो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी या फिर वो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी या फिर वो प्रिविलेज्ड बेस्ड पे किसी को चुन करके बेनिफिट देके बाकियों को न्यूट्रल करना, कुछ भी कर सकते थे। बट उन्हें एक बॉडी चाहिए थी जो इंडिया में क्या पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही हैं इसके बारे में अंग्रेज़ों को अवगत कराए, अवेयर करे। ऐसा नहीं था उस समय देश में। तो वो ये कहते हैं कि अब सेफ्टी वॉल्व ये तैयार किया गया है कि जैसे उस समय डिसकॉन्टेंटेड आर्मी मैन को डिसकॉन्टेंटेड पीजेंट का साथ मिल गया और वो एक अपराइजिंग हो गई, ऐसे ही आज जो एक डिसकॉन्टेंटेड इंटेलिजेंसिया सेक्शन इंडिया में एग्जिस्ट कर रहा है, पढ़े लिखा वर्ग, उसे कहीं वो डिसकॉन्टेंटेड पीजेंट का साथ मिल गया तो फिर दिस मूवमेंट विल बी वेरी ह्यूज, विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव एंड विल बी वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव, विल बी वेरी ह्यूज, वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इन द बेनिफिट ऑफ इंडिया एंड विल बी वेरी डिस्ट्रक्टिव फॉर द ब्रिटिशर्स। तो ये उन्हें लगता था। इसके लिए उन्होंने कांग्रेस बनाई और कांग्रेस बना करके वो भारत भर में किसी भी तरह की परिस्थितियां अगर होने लगी तो जैसे प्रेशर कुकर होता है उस पर जो सीटी लगी होती है वो सीटी लगाने का काम कर दिया कांग्रेस। उस प्रेशर कुकर पे लगी वो सीटी है कि जब भी उसमें प्रेशर बनने लगे, कुकर फटने के बजाय सीटी उठाओ, सारा का सारा प्रेशर निकल जाए, सबसे
सिचुएशन फिर से नॉर्मल। इसलिए कोई भी गतिविधि भारत में हो रही है हमें इस पार्टी के थ्रू पता लगेगी। ये डिसकॉन्टेंटेड इंटेलिजेंस या डिसकॉन्टेंटेड पीजेंट के साथ नहीं जुड़ेंगे, हम इनकी बातों को, इनकी मांगों को सुना करेंगे। ड्रेस करना नहीं करना बाहर की बात है। तो एक सेफ्टी वॉल थ्योरी का कंसेप्ट रहा। देखिए, अब जब हम इस सेफ्टी वॉल थ्योरी की बात करते हैं, इस पर कई तरह के रिप्लाइज भी हैं, कई तरह के रिस्पॉन्सेज हैं। कुल मिलाकर के ऐसा देखा जाता है कि उस लेवल पर सेफ्टी वॉल थ्योरी करेक्ट नहीं थी, ये पहली चीज़। और सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, सेफ्टी वॉल थ्योरी उतनी ऑथेंटिकेटेड भी नहीं है। कारण क्या है? A.O. ह्यूम के बारे में ये कहा जाता है कि वो ऑल इन ऑल इंडिया से एक बहुत बड़ा लगाव रखते थे, उनके नोबलर कॉजेज़ ज़्यादा हावी थे एज़ कम्पेयर टू दिस सेफ्टी वॉल थ्योरी। वो इंडियन फार्मर, इंडियन लैंड और इंडियन एग्रीकल्चर से एक लगाव रखते थे, वो उनकी परिस्थितियाँ सुधारना चाहते थे, एक बड़ी बात है। इसलिए उन्होंने लगातार भारत में काम करते आ रहे नेताओं के साथ संबंध और संपर्क बनाया और अल्टीमेटली इंडियन जो पॉलिटिकल डिस्कॉन्टेंट है, इंडियंस की जो एस्पिरेशंस हैं, इंडियंस की जो खुद की सेल्फ गवर्नमेंट की एक होप है, उसे एक प्लेटफॉर्म और एक ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन देने की कोशिश की वाया कांग्रेस, कि ये लोग ट्रेंड हों, ये लोग ऑर्गेनाइज्ड हों, तभी एक पॉइंट पे जाकर के ये सेल्फ गवर्नड भी हो पाएंगे। लेकिन आज की डेट में अगर ये ट्रेंड ही नहीं होंगे या ऑर्गेनाइज्ड ही नहीं होंगे, तो किसी भी पॉइंट पे जाकर के कंट्री अल्टीमेटली एम्पावरिशमेंट में ही चली जाएगी, अगर फिर से वही अरिस्टोक्रेटिक सिस्टम और फिर से वही ओल्ड मेथोडोलॉजीज कंट्री पे रूल हो गई। कंट्री ग्रो करनी चाहिए, एक नए पॉलिटिकल सिस्टम, एक नई अवेकनिंग के वाया एक नई डेमोक्रेसी और एक नए इंफ्रास्ट्रक्चर में एंटर होनी चाहिए, ऐसा माना जाता है। दूसरा उनका तर्क ये है कि किसी भी तरह से जो भारतीय नेशनलिस्ट जो जुड़े हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी इनके साथ जुड़े हैं, उनकी मंशा पे शक नहीं किया जा सकता। वो सारे के सारे स्टॉन्च फ्रीडम लवर थे, सारे के सारे स्टॉन्च पैट्रियट थे। ऐसे में वो कभी भी A.O. ह्यूम की इस थ्योरी को अंडरस्टैंड करते हुए सिंपली पीजेंट, आर्टिजन्स, इंडियन ट्रेडर्स, इंडियन मासेस के इंटरेस्ट को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते अपने कंट्रस्ट को आगे बढ़ाने के लिए। वो स्टॉन्च नेशनलिस्ट थे, वो स्टॉन्च पैट्रियोटिक थे और वो ये जानते थे कि वो कांग्रेस के थ्रू क्या करने वाले हैं और कांग्रेस की क्या उपयोगिता है, क्या बेनिफिट है उनके लिए। अब फिर सवाल आता है कि वाई A.O. ह्यूम इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ वाई A.O. ह्यूम इज़ द फाउंडिंग फादर ऑफ द कांग्रेस। तो वो ये कहते हैं कि अगर एक मिनट के लिए ये माना भी जाए कि सेफ्टी वॉल थ्योरी करेक्ट है, तो फिर थ्योरी इसके काउंटर में जो कांग्रेस ने यूज़ की है वो लाइटनिंग कंडक्टर है। लाइटनिंग कंडक्टर, जब आप ईंटें बनने वाले कारखाने के बाहर से गुजरो तो चिमनी होती है, चिमनी पे एक वो त्रिशूल सा लगा होता है, वो नीचे एक रॉड के थ्रू आता है, फिर नीचे एक मेटल चिप होती है, तो वो बिजली उस पर गिरती है और सारी ज़मीन में चली जाती है। तो लाइटनिंग लाइट को कंडक्ट कर देता है जो लाइटनिंग कंडक्टर। तो वो ये कह रहे हैं कि फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस के उन नेशनलिस्ट फ्रीडम फाइटर ने, फ्रीडम लवर ने, नेशनलिस्ट स्ट्रगलर्स ने A.O. ह्यूम को, अगर A.O. ह्यूम ने कांग्रेस को यूज़ किया है फॉर द पर्पज़ ऑफ सेफ्टी वॉल, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस के मेंबर्स ने A.O. ह्यूम को यूज़ किया है एज अ लाइटनिंग कंडक्टर। और यूजेज ऐसा हुआ है कि दो चीज़ों के तौर पर इस्तेमाल किया गया। सबसे पहला आस्पेक्ट तो ये था कि इतनी शुरुआती स्टेज में, इतनी इन्फेंट स्टेज में नहीं चाहती थी इंडियन नेशनल कांग्रेस कि उन पर किसी भी ऑपरेसिव मेजर का इस्तेमाल करे अंग्रेज, क्योंकि डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं थी ये। इंडिया एक कॉलोनलिस्ट स्टेट के तौर पर सर्व कर रहा था ब्रिटिशर्स को। ऐसे में आज ये बातें करना आसान है कि फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम ऑफ प्रेस, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ पॉलिटिकल पार्टी होना चाहिए, बिकॉज टुडे वी आर हैविंग कॉन्स्टिट्यूशन। बट ड्यूरिंग दैट पीरियड, in fact in Britain there was a democracy, but it was a monarchical democracy. किंग यानी कि क्राउन अभी वहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ऐसे में इंडिया एक कॉलोनियलिस्ट स्टेट होते हुए दावे से या हक से ये नहीं कह पा रहा था या कह सकता था कि कांग्रेस बनाने की अनुमति दी जाए। तो ऐसे में अगर कांग्रेस बनी है तो उसके अगेंस्ट बहुत ऑपरेसिव मेजर्स ना ले ले अंग्रेज, इसके लिए A.O. ह्यूम को इन्वॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट माना गया। ये पहली एस्पेक्ट, ताकि इन्फेंट स्टेज में कांग्रेस क्रश ना कर दी जाए। और दूसरा,
ब्रिटिशर्स कांग्रेस के प्रति कभी भी सस्पिशियस एटीट्यूड ना रखें, सस्पिशन से गतिविधियों को ना देखें। उनको कांग्रेस पे एक ट्रस्ट होना चाहिए कि क्योंकि एक रिटायर्ड सिविल सर्वेंट ने इसके फाउंडिंग मेंबर के तौर पर रोल प्ले किया है और वो हमेशा इसकी एक्टिविटी में शामिल रहते हैं, इसलिए इस ऑर्गेनाइजेशन में कुछ भी एंटी ब्रिटिश नहीं हो सकता। ऐसा कॉन्फिडेंस ब्रिटिशर्स का बिल्डअप करना ज़रूरी था अगर आप चाहते थे कि कांग्रेस अच्छे से काम करे, इसलिए ए.ओ. ह्यूम को इंक्लूड किया गया, ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी। और दूसरी बात, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, ए.ओ. ह्यूम बेटर वे में इंडियन एग्रीकल्चर, इंडियन रेवेन्यू सिस्टम, इंडियन प्रॉब्लम्स को समझते थे। वो बेटर वे में इन बारीकियों को, माइन्यूट डिटेल को अंडरस्टैंड करते थे कि पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बनती कैसे है, उसे नेशनल कैरेक्टर कैसे दिया जा सकता है, कैसे डिमांड्स को फॉर्मुलेट किया जाता है, पॉलिटिकल ट्रेनिंग कैसे की जाती है कैडर की, कैसे डिमांड्स आगे बढ़ाई जाती हैं और कैसे एक लेवल पर नेशनल डिमांड्स होती हैं। ये सारी चीज़ों का अनुभव भी ए.ओ. ह्यूम का बहुत बड़ा था। ये सारे तरीके हैं, इसलिए अंग्रेज़ों की गिरने वाली वो गाज, वो बिजली जो कांग्रेस पे गिर सकती थी, उसे ए.ओ. ह्यूम नाम के लाइटनिंग कंडक्टर से हमेशा कांग्रेस पास ऑन करती रही, बाईपास करती रही। तो इस तरह से कांग्रेस के रिलेटेड ये तर्क दिए जाते हैं, चाहे वो सेफ्टी वॉल्व का कंसेप्ट हो, चाहे वो लाइटनिंग कंडक्टर की थ्योरी हो। मुद्दे की बात यह है कि कांग्रेस का उस समय में बनना कोई बहुत बड़ा अचंभा नहीं था। कारण ये है कि कांग्रेस के पहले पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हो रही थी। मैंने बताया 1836 से ही पार्टीज़ बन रही थी। ऑल इंडिया लेवल पर ज़मींदार एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बन चुकी थी। दादा भाई नौरोजी 1866 से ही लंदन में एसोसिएशन बना के काम कर रहे थे। भारत में पूना, बॉम्बे, मद्रास, अलग अलग जगह पे सभा बन रही थी। इंडिया में प्रोविंसेस लेवल पर पीपल कॉन्फ्रेंसेस बन रही थी, ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कई तरह की रीजनल और लोकल बॉडीज़ एग्जिस्टेंस में आ रही थी। आपको मैंने बताया भी था कि रिपन के समय की बात करें तो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भारत में एटलीस्ट लोकल लेवल पे, यानी कि सिटी और विलेज लेवल पे आ रही थी, और रिपन का ये समय 1882 का रहा है। तो कुल मिलाकर के इस तरह की लोकल लेवल पर, रीजनल लेवल पर, प्रोविंशियल लेवल्स पर, प्रिंसली स्टेट्स में ये चीज़ें हो रही थी। लेकिन अब लोगों को एक नेशनल कैरेक्टर की बॉडी चाहिए थी, एक अर्ज थी लोगों में, जिस अर्ज को सेटिस्फाई कर दिया नेचुरली इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस कोई एक शख्स, कोई एक लोगों का ग्रुप नहीं बना सकता था। इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी एक पर्सन के द्वारा या इंडियन नेशनल कांग्रेस किसी एक ग्रुप के द्वारा नहीं बनाई गई है। इंडियन नेशनल कांग्रेस लंबे समय से चलती आ रही इंडिया की पॉलिटिकल अवेकनिंग का रिजल्ट हुआ। इंडियन नेशनल कांग्रेस लंबे समय से जो लोगों की एक अर्ज थी उसके रिजल्ट निकला। और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कभी भी शुरुआत एक पार्टी के तौर पर की ही नहीं, उसने अपने आप को एक मूवमेंट के तौर पर चलाना चाहा। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस लगभग एक मूवमेंट के तौर पर काम कर गई, ये इंपॉर्टेंट है। इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर हम सेशंस की बात करें, इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पार्टी के तौर पर शुरू हुई या एक मूवमेंट के तौर पर, इसका जवाब यहाँ से मिलता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अगर हम शुरुआती सालों की बात करें तो लगभग स्टार्टिंग ईयर्स की अगर हम बात करें 400-500 अराउंड इसके सब्सक्राइबर्स हुआ करते थे। और उन सब्सक्राइबर्स की भी अगर हम बात करें तो वो सब्सक्राइबर ऑल इन ऑल लोकल बॉडीज़ और रीजनल लेवल से इलेक्ट होकर के आते थे। लोकल बॉडीज़ और रीजनल पार्टीज़, पीपल कॉन्फ्रेंसेस, इस तरह की बॉडीज़ के थ्रू इलेक्टेड मेंबर हुआ करते थे। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, अलग अलग रीजनलिटीज़, अलग अलग प्रोविंसेस और लोकल लेवल से लोग उठाए गए, क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस में कम लोग होते हुए भी आप उसका कैरेक्टर पैन इंडिया दिखाना चाहते थे। तो क्योंकि वो एक मूवमेंट है। सेकेंड एक लहर है, एक तरह का आंदोलन है। सेकेंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो सेशंस होते थे एवरी ईयर, वो इसीलिए होते थे कि वो पूरे भारत भर में होते थे, ताकि पूरी तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस मूवमेंट की तरह काम करे। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंट चुने जाने बहुत यूनिक थे। थर्ड सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयब जी चुने गए, यानी कि एक मुस्लिम को आपने थर्ड सेशन में ही प्रेसिडेंट चुना था। कारण ये था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस
एक मूवमेंट के तौर पर काम कर रही थी, और ये मूवमेंट हिंदू मुस्लिम यूनिटी की मूवमेंट भी थी। ये बड़ी बात है। इंडियन नेशनल कांग्रेस 1890 का जो सेशन है वो कादम्बनी गांगुली, एक वुमेन ने प्रेसाइड किया था, वो प्रेसिडेंट थी, और उनका महत्व ये था कि वो कलकत्ता यूनिवर्सिटी की वन ऑफ द फर्स्ट, नॉट वन ऑफ द, शी वॉज द फर्स्ट ग्रेजुएट ऑफ द कलकत्ता यूनिवर्सिटी, और वो 1890 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट बनी। कहा ये जा रहा था, मैसेज ये दिया गया कि जो फ्रीडम स्ट्रगल रहेगा भारत का, वो सिर्फ फ्रीडम स्ट्रगल नहीं है, ये मूवमेंट है। कांग्रेस एक मूवमेंट की तरह है, इसमें रिलीजियस हार्मनी भी होगी, इसमें वुमेन जो अब तक रेलीगेट कर दी गई पिछड़े पायदान पर, जो हज़ारों सालों से डिग्रेडेशन में फेंक दी गई, उसको वापस से रिस्टोरेशन कराना है, उसकी डिग्निटी वापस देनी है। तो ये वुमेन एमेंसिपेशन की मूवमेंट थी, ये वुमेन एम्पावरमेंट का मूवमेंट था। इसलिए इन चीज़ों से ये प्रमाणित होता है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडियन बॉडी के तौर पर काम कर रही थी, और उसने हमेशा, चाहे उसकी सब्सक्रिप्शन, चाहे उसके मेंबरशिप उतने विलेज ओरिएंटेड नहीं थे, विलेजर्स कम थे उसमें, ये अर्बन सोसाइटी, ऐसे इसके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, तब हम डीप में पढ़ेंगे कि इस पर अर्बनाइट होने के इल्ज़ाम लगते हैं, इस पर ब्राह्मणिकल होने के इल्ज़ाम लगते हैं, बहुत से दावे किए गए, इस पर हिंदू बॉडी होने का ब्लेम, ब्राह्मणिकल बॉडी होने का ब्लेम, अर्बन बॉडी होने का ब्लेम, एजुकेटेड्स की बॉडी होने का ब्लेम, सब लगा। लेकिन ऑल इन ऑल रियलिटी ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस चाहे किन्हीं भी लोगों से बनी, चाहे कहाँ सिटीज़ में ही उनके सेशन होते थे, चाहे एजुकेटेड थे, चाहे मान लीजिए हिंदू मेजॉरिटी थी और ब्राह्मणी थे उसमें, लेकिन इंडियन नेशनल कांग्रेस एक पैन इंडियन मूवमेंट थी। ये प्रमाणित होता है कि क्योंकि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने एजेंडे पे अपनी जो डिमांड्स हैं उसमें हमेशा पीजेंट की डिमांड्स, वुमेन की डिमांड, आर्टिजन की डिमांड, ट्रेडर की डिमांड, इंडस्ट्रियलिस्ट की डिमांड, इनफैक्ट ज़मींदार की डिमांड भी, मतलब डिमांड्स पैन इंडियन थी। तो उनका एजेंडा पैन इंडियन था, डिमांड्स पैन इंडियन थी, और मोस्टली जो मेंबर थे वो लॉयर्स थे, वो जर्नलिस्ट थे, टीचर्स थे, डॉक्टर्स थे, ज़मींदार भी हुआ करते थे, इंडस्ट्रियलिस्ट भी हुआ करते थे, ट्रेडर भी हुआ करते थे। आई बात समझ में? तो एजुकेटेड मिडिल क्लासेस आप इसे कह सकते हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत ज़रूरी थी इस वक्त। क्यों ज़रूरी थी? एक बात आप हमेशा ये समझ लीजिए कि 1857 का रिवॉल्ट ये बता चुका था, और उसके बाद हम ये समझ चुके थे कि वो जो एक ओल्ड मशीनरी जो हुआ करती थी, इंडिया को रूल करती थी, वो ऑर्थोडॉक्स सोसाइटी अब इंडिया को आगे नहीं ले जा पाएगी, पहली बात। और दूसरी बात, एरिस्टोक्रेटिक सिस्टम अब दोबारा इंडिया में इस्टेब्लिश करने का कोई मतलब बनता नहीं, लैंडलॉर्डशिप कंसेप्ट नहीं चल सकता। इसलिए नए भारत का उदय था, नए तरह का पॉलिटिकल सिस्टम आना था, नए तरह के ही लीडर चाहिए थे, नया तरह का ही सिस्टम चाहिए था। इसलिए इंडियन नेशनल कांग्रेस इसके लिए आवश्यक थी। अब एरिस्टोक्रेट्स देश को नहीं चलाने वाले थे, अब डेमोक्रेट्स को देश चलाना था। वो जो भारतीयों की भागीदारी से देश बने, एक ऐसी संस्था बने, यानी कि चुनाव हो, लोकतंत्र का एक सिस्टम आए, लोगों को एक उनकी कंट्री में हिस्सेदारी दी जाए, उन्हें सिटीजन डिक्लेयर करके, यानी कि उन्हें भी हिस्सेदारी दी जाए, फ्रेंचाइज दी जाए। और फ्रेंचाइज, भारत विश्व का एक ऐसा देश है जिसने पहले चुनाव में ही यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया है। सभी को एक ही बार में 21 साल से ऊपर वोट डालने का अधिकार दे दिया। जबकि वर्ल्ड की बिग से बिग डेमोक्रेसीज की बात करें, चाहे ब्रिटेन है, चाहे अमेरिका है, ग्रेजुअली ये राइट्स दिए गए, पहले मर्दों को दिए गए, फिर धीरे धीरे औरतों को दिए गए। भारत को एक बार में ही मिला है। आई बात समझ में? तो ये ज़रूरी था। अब हम अगला टॉपिक पढ़ते हैं। इसी के अंदर हेडिंग है द प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ ऑफ द अर्ली नेशनलिस्ट, की अर्ली नेशनलिस्ट की प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ क्या रही। प्रोग्राम, देखिए एक बात आप याद रखिएगा कि जो अर्ली नेशनलिस्ट हुए हैं, इनको 1885 से 1905 के बीच में मॉडरेट का नाम दिया गया। इनके तहत अगर आप पूछें कौन कौन हुआ है अक्षत, तो वीर राघवाचारी, जी सुब्रमण्यम अय्यर, आनंद चार्लू, शिशिर घोष, घोष ब्रदर्स, इन्हें घोष बंधु के तौर पर जानते हैं, दादा भाई नेहरोजी,
इन्हीं में बाल गंगाधर तिलक भी आएंगे एक टाइम के बाद, मदन मोहन मालवीय भी आएंगे, इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी। गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, हु वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी? गोपाल कृष्ण गोपाल कृष्ण गोखले। दिनशा वाचा, इन सब के नाम यूज होंगे, दिनशा वाचा। मदन मोहन मालवीय मैंने बोल दिया ना। तो ये सारे उस समय के बहुत इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ के तौर पर जाने गए। एक से एक कद्दावर, रमेश दत्त, आरसी दत्त, रमेश चंद्र दत्त जैसे। दादा भाई नौरोजी ने इकोनॉमी पे बात की, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, सेम इन्हीं तरह से, इन्हीं इकोनॉमी कंसेप्ट पे आरसी दत्त ने भी बहुत कुछ लिखा और बोला। दोनों को एक दूसरे का साथ मिला, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो ये उस समय के बड़े कद्दावर नेता थे। क्या प्रोग्राम था इनका? सबसे पहले मैं क्लियर कर दूं, एजेंडे पे ये बिल्कुल क्लियर था कि अभी आज़ादी नहीं चाहिए, अभी फ्रीडम नहीं चाहिए। इनका मानना था कि अभी कंट्री एक न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में, मैं गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस में एंटर होने के लिए मैच्योर नहीं हुई, प्रिपेयर नहीं हुई। और वो न्यू सिस्टम ऑफ गवर्नेंस क्या है? डिबेट्स और डिस्कशन के थ्रू, फॉर्मल प्रोसीजर्स फॉलो करते हुए बिल पेश करना, उस बिल पे चर्चाएं होनी, विचार देने, अमेंडमेंट्स करना, और फिर अल्टीमेटली उसे लॉ बनाना, और फिर उस लॉ को फॉर्म एग्जीक्यूट करने के लिए पूरी तरह से एक बॉडी, मंत्री परिषद, सरकार, एग्जीक्यूटिव, और एक स्ट्रॉन्ग जुडिशरी जो इसको एनफोर्स कराए देश के लेवल पर। एग्जीक्यूटेड चीज़ों का कोई मायना नहीं है अगर उन्हें एनफोर्स कराने वाली कोई बॉडी नहीं है, दैट इज़ जुडिशरी। तो अभी कंट्री लेजिस्लेचर, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव के तीनों के इंडिपेंडेंट फंक्शनिंग और इंटर रिलेशन को समझने के लिए मैच्योर करना ज़रूरी था। अभी कंट्री वापस से उन्हीं प्रिंसली स्टेट्स, उन्हीं अर्स्टवाइल रूलर्स और उन्हीं ऑर्थोडॉक्स सिस्टम में जा सकती थी, उनके ग्लिचेस में फंस सकती थी। ये अभी सही नहीं था। अभी लोगों के अंदर नेशनलिस्ट सेंटीमेंट, पैट्रियोटिज्म डालना ज़रूरी था। अभी लोगों को एक भारत का अनुभव कराना, क्षेत्रवाद से ऊपर निकालना, रीजनलिज्म से निकाल के लाना, प्रोविंशियल लॉयल्टी से बाहर, अपनी कास्ट, क्लास, कम्युनिटी, रिलीजन के प्रति उनकी लॉयल्टी से आगे एक नेशनल आइडेंटिटी, एक नेशनल लॉयल्टी, एक पैट्रियोटिज्म लाना बहुत ज़रूरी था। इसलिए एक देश बन सकता था। इन सब चीज़ों में अभी काम, तो अभी पूरे देश के लेवल पर एक पॉलिटिकल कैडर खड़ा करना ज़रूरी था। तो ये सारी चीज़ें अभी आवश्यक थी, इसकी वजह से अभी बहुत कुछ करना बाकी था। इसके तहत क्या किया गया? माना ये गया कि हम इन्हीं एरियाज़ में वर्क करेंगे। तो जो प्रोग्राम एंड एक्टिविटीज़ रही हैं अर्ली नेशनलिस्ट की, वो वही जैसा मैंने आपको बताया कि लोगों को पॉलिटिकल ट्रेनिंग दी गई, पॉलिटिकल कैडर खड़ा किया गया, लोगों की डिमांड्स को नेशनल कैरेक्टर दिया गया और उनको इस तरह से प्रिपेयर किया गया कि वो नेशनलिस्ट लेवल की डिमांड्स रेज करें। उन्हें फॉर्मुलेट करके ब्रिटिशर्स तक प्रेजेंट किया गया। ब्रिटिशर्स से मैक्सिमम कंसेशंस लिए गए इंडिया के बेनिफिट के लिए, ऐसी कोशिश की गई कि लिए जाएंगे। ब्रिटेन में और इंडिया में लोगों को अवेयर किया कि एक्चुअली में ब्रिटिश रूल कैसा है, क्या है, इसके इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और सोशल इम्पैक्ट आपके ऊपर किस तरह के आए हैं और आएंगे आगे जा कर के। आपका सेल्फ रूल कैसा हो सकता था, सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है, स्वराज्य क्या होता है, इसके बारे में जानकारी देना, स्वदेशी क्या होता है, इसके बारे में लोगों को अभ्यस्त कराना, एक्सरसाइज कराना, ट्रेंड करना, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। कैसे पॉलिटिकल प्रोसीजर्स फॉलो होते हैं, फॉर्मल प्रोसीडिंग्स क्या होती हैं, ये चीज़ें बताना, बिजनेस ऑफ द हाउस क्या होता है, ये चीज़ें बताना, क्या सब्जेक्ट्स होते हैं रीजनल लेवल पर और नेशनल लेवल पे, इनमें डिफरेंसेस करने बताना, और किस तरह से हमें नेशनल थॉट डेवलप करना होता है। सारी डाइवर्सिटी मिलके कैसे यूनिटी बनाती हैं, कैसे वो यूनिटी होगी तो ही डाइवर्सिटी होगी, और कैसे ये डाइवर्सिटी की रिस्पेक्ट करेंगे तो ही यूनिटी भी बन पाएगी, वरना नहीं हो पाएगा। ये सारी चीज़ें करनी अभी बहुत ज़रूरी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस के लिए। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपने डिफरेंट सेशंस के तहत इसी कंसेप्ट को करना शुरू किया। सबसे इम्पॉर्टेंट, पॉवर्टी बहुत थी,
बैकवर्डनेस बहुत थी, एम्पावरिशमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग चल रही थी उस समय में। इन चीज़ों के रिलेटेड डाटा कलेक्ट करना, लोगों की पॉवर्टी और बैकवर्डनेस के रीजंस को फाइंड आउट करना, उनके बीच जाना और उनकी परेशानियों को समझना, उनकी परेशानियां समझ के मांग में कन्वर्ट करना, किसी की प्रॉब्लम्स को सुन के उन्हें एक लेजिटिमेट डिमांड में फॉर्मुलेशन करना, ये काम किए जा रहे थे। ब्रिटिशर्स से कैसे संवाद स्थापित किया जाए, लेटर्स लिखे जाएँ, पिटीशंस लिखी जाएँ, मेमोरेंडम्स दिए जाएँ, प्रोटेस्ट किए जाएँ, सिविल वे में प्रोटेस्ट किए जाएँ, ये सारे तरीके, ये टूल्स अपनाए जाएँ। ये हो गए बाहर से, लेटर्स लिखना, मेमोरेंडम देना, प्रोटेस्ट करना, अवेयर करना, रोड मार्च निकालना, कैंपेन करना। लेकिन अंदर से क्या किया जाए? जो कानून बनाने वाली ऑर्गेनाइजेशन है उसे बड़ा करो, लेजिस्लेचर को एक्सपेंड करो, उसमें मेंबरशिप को बढ़ाओ, एंटर हो, कानून बनाने में सीधा इम्पैक्ट हमारा डाला जाए। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। इस तरह के प्रयास इस समय में किए जाने बहुत ज़रूरी थे। ब्रिटिशर्स को इंडियन डिमांड्स के प्रति कंसीड होने के लिए इस समय में परसुएड किया गया। उन्हें कहा गया कि अंग्रेजी सरकार अपनी जिम्मेदारियों को समझे और लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करनी शुरू के। कैसी? ब्रिटिशर्स को एक वेलफेयर स्टेट की तरफ कन्वर्ट किया गया कि आप वेलफेयर बने, प्राइमरी एजुकेशन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, आप प्राइमरी एजुकेशन प्रोवाइड करिए। सेकंड इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट, एग्रीकल्चर को सेव करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, एग्रीकल्चरल बैंक बनाइए ताकि हमारा किसान मनी लेंडर और शाहूकार की क्लचेस से बचे, वो हाई इंटरेस्ट ना पे करें। ये सेकंड डिमांड। थर्ड डिमांड के तौर पर मेडिकल सर्विसेज, हेल्थ केयर सर्विसेज की शुरुआत की जाए ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ, अच्छी मेडिकल सर्विसेज मिल पाएँ। ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दी जाए टैरिफ के थ्रू और एक एक्स्ट्रा एड दी जाए ताकि वो अपना उद्योग धंधा बचा सकें। इसके तहत उद्योग धंधे बचाए जा सकें। इंडस्ट्री, मॉडर्न इंडस्ट्री भारत की लगवाई जाए जिसके तहत लेबर और एम्प्लॉयमेंट पे फोकस किया जा सके। ये एक डिमांड। भारत ही नहीं, विदेशों में बस रहे भारतीय, जैसे उस समय में फिजी की बात कर लें, ब्रिटिश गुयाना की बात कर लें, टोबैगो की बात कर लें, ट्रिनिडाड की बात कर लें, वेस्ट इंडीज़ कंट्रीज़ की बात कर लें, कई जगह पर इंडियंस बस रहे थे जो भारत में बेरोज़गारी की वजह से कामकाज मांगने के लिए वहाँ कामकाज की वजह से वहाँ गए थे। उनके अधिकारों को भी वहाँ पर प्रोटेक्ट किया जाए, उनके साथ एट्रोसिटीज़ ना हो, उनको भी उनके लेजिटिमाइट दिए जाएं। इसके लिए भी कांग्रेस, सोचिए, भारत से ही काम कर रही थी, तो कांग्रेस अपने आप को बहुत बड़ा प्रेजेंट करना चाहती थी ग्लोबल प्लेटफॉर्म के तौर पर। और इसका सीधा नमूना दिखा मोहनदास करमचंद गांधी। वो अफ्रीका में इंडियंस के और गोरे के काले के साथ जो भेद हैं, सेग्रीगेशन के अगेंस्ट, अंग्रेज़ों के भारतीयों के अगेंस्ट जो भेदभाव है, इसके विरुद्ध आवाज़ उठा रहे थे। इंडियन ओपिनियन वहीं से छापा करते थे। सोचिए, ये इमेजिन करिए। तो इस तरह की मूवमेंट कांग्रेस के द्वारा इन सालों में की गई, ये शुरुआती दौरों में। अब इसे मॉडरेट फैक्शन के तौर पर कहें, जो भी आने वाले अभी लेक्चर में टॉपिक में हम देखेंगे कि इसकी यूटिलिटी क्या रही। तो शुरुआती समय में अगर आप कांग्रेस के ये देखें कि कांग्रेस क्या दे पाई, सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट तो यही है कि कांग्रेस लोगों को एक प्लेटफॉर्म दे पाई। कांग्रेस ने लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर दी कि ये नई तरह की पॉलिटिक्स में डील कैसे करना है। कांग्रेस ने लोगों की परेशानियों को डिमांड में बदल दिया, फॉर्मुलेशन कर दी। कांग्रेस ने सरकार और लोगों के बीच में एक कनेक्टिव ब्रिज का काम किया, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाई और सरकार की नीतियां लोगों तक पहुंचाने का काम कर दिया। कांग्रेस ने सरकार को परसुएड कर दिया कि खेती बाड़ी के विषय में, शिक्षा के विषय में, सेहत के विषय में, कामकाज के नियमों के विषय में, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर है, चाहे वो एस्टेट्स में काम करने वाला लेबरर है, चाहे वो किसी फैक्ट्री में काम करने वाला लेबरर है, उसके दिशा में आपके क्या कार्य होने चाहिए, फैक्ट्री एक्ट और फैक्ट्री लॉज किस तरह के आने चाहिए, ये सारे काम कांग्रेस ने कर दिए। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस ऑल इन ऑल शुरुआती सालों के दौरान तख्ता पलट नहीं करना चाहती थी, एकदम से स्वराज्य नहीं चाहती थी। कांग्रेस गवर्नमेंट जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है उसे कॉलोनियल गवर्नमेंट ना बना करके उसका स्टेट चेंज करना चाहती थी, उसका कैरेक्टर चेंज करना चाहती थी और उसे रियल सेंस में इंडियन गवर्नमेंट बना रही थी।
उसे एक इकोनॉमिक बॉडी जो कि एक्सप्लॉयटेशन कर रहा है इंडिया का, उससे चेंज करके एक रिस्पॉन्सिबल वेलफेयर ओरिएंटेड पॉलिटिकल बॉडी बनाना चाहती थी। उस समय के ब्रिटिशर्स के एक्सप्लॉयटेशन बेस्ड स्टेट से वेलफेयर स्टेट की तरफ आने की बात की गई। तो कुल मिलाकर के कांग्रेस रूप बदल देना चाहती थी उस समय की अंग्रेजों के सरकार के, लेकिन सरकार अभी उन्हीं की थी। इस बात को आपको ध्यान रखना है। डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कांग्रेस अभी नहीं चाहती थी क्योंकि ये पॉलिटिकली इमेच्योर कदम होता। अभी कांग्रेस खुद इतनी प्रिपेयर नहीं थी, कांग्रेस का जन समर्थन अभी इतना नहीं था। अगर डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कांग्रेस करती, और मैं कहता हूँ किसी तरह से अगर मान लीजिए ब्रिटिश चले भी जाते, कांग्रेस खुद टॉपल डाउन करती जाती, और जो रीजनल लॉयल्टीज़ हैं, जो प्रिंसली स्टेट्स के प्रति लोगों की लॉयल्टीज़ हैं, उनको यूटिलाइज़ करके रीजनल पावर फिर से हावी होती, शायद एक भारत का सपना ही पूरा ना हो पाता और रीजनलिज्म के तहत भारत कई हिस्सों में बटा हो जाता। ये बड़ी बात है। इनफैक्ट आप इमेजिन करिए कि आज़ादी कब मिली, 1947 में, उसके बाद भी कितनी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी स्टेट्स को अपने साथ लाने के लिए। अभी भी रीजनलिज्म इतना स्ट्रॉन्ग था, ये इम्पॉर्टेंट था। उसके बाद भी भारत के साथ राज्य जुड़े रहे क्योंकि उनके भाषा के आधार पर राज्यों का बंटवारा, उनके रीजनल कस्टम कल्चर मैनर को इम्पोर्टेंस देना, भाषा की जो एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई हिंदी और इंग्लिश भाषा को लेके, उसमें राज्यों की मांग मानना कि वो अपनी क्षेत्रीय भाषा और इंग्लिश के साथ परस्यू कर सकते हैं। किस तरह के कंसेप्ट एक्सेप्ट हुए हैं, तब जा कर के वो डाइवर्सिटी एक यूनिटी में बदली। तो हम तो बातें कर रहे हैं अभी 1885 1890 की, 95 की, तब तो अभी बहुत मैच्योरिटी थी। तो ऐसा डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कांग्रेस इसलिए भी नहीं चाहती थी कि कांग्रेस ख़त्म कर दी जाए, इसलिए भी नहीं चाहती थी कि देश ही ख़त्म हो जाए, कि वो जो एक सेंटिमेंट पनप रहा है, जो एक ग्राउंड बन रही है सोशल अवेकनिंग की, कल्चरल अवेकनिंग की, एक इंटेलेक्चुअल ग्रोथ हो सकती है देश के स्तर पर, वो सारा जो एक सिस्टम बन सकता है, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन जैसे वर्ड आने लगे, गवर्नेंस का कंसेप्ट आएगा, गवर्नमेंट बनेगी, इलेक्शंस होंगे, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट आएगा, वुमेन एम्पावरमेंट होगा, इक्वलिटी मिलेगी सबको, ये सब खत्म हो जाता। ये कांग्रेस के एजेंडे पर उन दिनों में रहा है। ये शुरुआती प्रोग्राम कांग्रेस के रहे। आई बात समझ में? इसलिए इन्हें कहा जाता है कि ये वीक रहे, मॉडरेट सिर्फ और सिर्फ अर्जियां लगानी जानते थे, दरख्वास्त करनी जानते थे, रिक्वेस्ट करनी जानते थे, धरने करने जानते थे। ऐसा नहीं है। बड़े पैमाने पर कांग्रेस के इन शुरुआती सालों के दौरान कांग्रेस ने अखबारों के माध्यम से जम करके क्रिटिसिज्म किया है, और वो मैं आपको पढ़ाने भी वाला हूँ जब मैं आपको बताऊँगा इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पीरियलिज्म। तो सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ होती थी, उनमें जो भी कदम सरकार उठाती थी, उनका क्रिटिकल एवैल्यूएशन करने का जिम्मा कांग्रेस पे गया है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ को खुल के क्रिटिसाइज़ करना, उसे लोगों तक लेकर के जाना, लोगों को समझाना कि आपको किन बातों पे अपोज करना चाहिए। कई बारी हमें पता भी नहीं होता कि हमें किन चीज़ों पर अपोज करना है, तो लोगों को बताना कि आपको किन बातों पे अपोज करना चाहिए, इसके आपके प्रति नुकसान क्या हो सकते हैं, ये सब काम कांग्रेस ने किया। और मेजॉरली इसमें सपोर्ट कांग्रेस का जर्नलिज्म ने किया। तो क्या जर्नलिज्म एक छोटी चीज़ थी? जर्नलिज्म के तहत लोगों के बीच कांग्रेस ने साक्षरता फैलाई, लिटरेसी। जर्नलिज्म की आज मैं आपको एक बात बता दूं, जर्नलिज्म की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी एजुकेशन देना भी है, लिटरेसी फैलाना भी है लोगों में। तो जर्नलिज्म लोगों को, इट इज़ अ काइंड ऑफ मास कम्युनिकेशन। आप मासेस से कम्युनिकेट करते हैं, एंड कम्युनिकेशन इन विच सेंस, आप उन्हें अवेक करते हैं, आप उन्हें अवेयर करते हैं, आप उन्हें अपडेट करते हैं, आप उन्हें शिक्षा देते हैं, पढ़ाते हैं। आज आप न्यूज़ चैनल्स देखिए, राज्यसभा टीवी, लोकसभा टीवी देखिए, कल्चर से रिलेटेड, पार्लियामेंट से रिलेटेड कई शॉर्ट स्टोरीज आती रहती हैं, वो आपको एजुकेट करते हैं, प्रधानमंत्रियों, राष्ट्रपतियों के बारे में बताते हैं, संसद संविधान क्या है इसके बारे में बताते हैं। तो लोगों को एजुकेट करने का काम कांग्रेस ने किया, लिटरेसी को फैलाया गया, जर्नलिज्म का यूज़ किया। अगर मैं आपको बता दूं कि ये वह समय था जब कांग्रेस के तकरीबन जितने भी मेन मेंबर्स थे, वो कोई ना कोई जर्नल, मैगजीन या अखबार छापते ही थे। इससे ये प्रमाणित होता है कि वो कमर्शियल पर्पस से इन जर्नलिज्म हाउसेस को ओन नहीं करते थे, वो अपने थॉट्स, अपनी एक्टिविटीज़ लोगों तक ले जाने के लिए जर्नलिस्ट हुए। उन्होंने ये अखबारें, ये मैगज़ीन्स और ये जर्नल्स शुरू ही इसलिए किए कि वो अपने थॉट्स लोगों तक ले जाएं। इनफैक्ट उनका खुद का पैसा लगा।
इसलिए एजुकेटेड मिडिल क्लासेस उनको दूसरे प्रोफेशन करने पड़ते थे. देवर लॉयर्स ऑल्सो, देवर टीचर्स ऑल्सो, देवर डॉक्टर्स ऑल्सो, देवर सम इंजीनियर्स ऑल्सो, देवर ट्रेडर्स ऑल्सो, देवर इंडस्ट्रियलिस्ट ऑल्सो. दैट्स वाई आज की डेट में भी अखबारें, जर्नलिज्म उन हाउसेस से जुड़ा है. एक समय बहुत बाद का आया जब एक्सक्लूसिव जर्नलिस्ट क्लास पैदा हुई, लेकिन उस समय जर्नलिज्म एक पर्पज़ सर्व करता था, और वो पर्पज़ ये था कि जो नेशनलिस्ट हमारे फाइटर्स थे, जो फ्रीडम लवर थे, वो अपनी बात लोगों तक लाना चाहते थे, और उसका एक ही ज़रिया था मास कम्युनिकेशन. ये इंपॉर्टेंट चीज़ है. ओके, तो ये है. अब हम आगे पढ़ते हैं. इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म. इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म. जब हम इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ इम्पेरियलिज्म की बात करते हैं, क्या बताया गया? अगर आप मुझसे पूछें कि जो अर्ली नेशनलिस्ट हैं, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का मॉडरेट फेज़ है 1885 से 1905 के बीच में, इनकी सबसे बेशकीमती देन क्या हुई भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, द फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ इंडिया को? तो वो है द इकोनॉमिक क्रिटिक ऑफ ब्रिटिशर्स. इन्होंने ज़बरदस्त तरह से ब्रिटिशर्स का जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया गया है इंडिया में, वो उजागर करके रख दिया. एक्चुअली में स्वतंत्रता संग्राम का आधार ये बना है, क्योंकि यहाँ से जो कॉमननेस आई इंडियंस को, वो बहुत यूनिक थी. देखो, कल्चर के लेवल पे कॉमन बनाना, इंडिया का तो कल्चरी डाइवर्सिटी का बेसिस है, तो यूनिटी किधर से लाते? लैंग्वेज के बेसिस पे, तो इंडिया की तो लैंग्वेजेस ही डाइवर्सिफाइड है, तो यूनिटी किधर से लाते? देखो, यूरोपियन नेशन स्टेट और इंडिया का नेशन बनना बहुत डिफरेंट है. वो नेशन स्टेट का ऑल इन ऑल बिस्मार्क ने यूनिफाई कर दिया जर्मनी को, जोसेफ मजीनी ने काम कर दिया इटली में, वो एक अलग बातें हैं. वो आप एक फोर्स, एक कैंपेन कर रहे हो, यूनिफाई कर दे रहे हो. इंडिया ऐसे यूनिफाई नहीं हुआ, हो भी नहीं सकता था. कॉमननेस निकल करके आई कॉमन सफरिंग में, पॉवर्टी में, बैकवर्डनेस में, अनएम्प्लॉयमेंट में, माल न्यूट्रिशन में, एम्पावरिशमेंट में. ये चीज़ें कॉमन उजागर हुई, और दादा भाई नौरोजी को ये टैग जाता है कि उन्होंने 1882 में लोगों के सामने सब खोल करके रख दिया. उनकी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के तहत ये बताया गया कि कैसे ब्रिटिशर्स तीनों ही तरीके से इंडिया को लूट रहे हैं, चाहे वो ट्रेड का तरीका, चाहे वो रेवेन्यू के तरीके से, मतलब इंडस्ट्रियलाइजेशन लगाना, चाहे वो कैपिटल इन्वेस्टमेंट के तरीके से, चाहे वो ट्रेड हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशन हो, तीनों ही तरीके से भारत को लूटे जाने का कार्य किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि कैसे इंडियन इकोनॉमी को सब्स्टिट्यूट कर दिया है ब्रिटिश इकोनॉमी के प्रति. उन्होंने बताया कि कैसे इंडिया के बाज़ारों का इस्तेमाल हो रहा है ब्रिटिश प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, और उनके मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल यहाँ पे सेल करने के लिए, और कैसे इंडिया के नेचुरल रिसोर्सेज यूज़ हो रहे हैं उनकी इंडस्ट्रीज़ को एज अ रॉ मटेरियल फीड करने के लिए. उन्होंने बताया कि कैसे इतने हाई रेवेन्यूज़ जो चार्ज किए जा रहे हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा, वो हाई रेवेन्यू इज़ अ रीज़न ऑफ द सफरिंग ऑफ द मासेस, बिकॉज मासेस वर फार्मर्स, दे वर पीजेंट्स. तो वो उनकी सफरिंग का कारण है. इसलिए थोड़ा सा भी क्रॉप फेलियर होने पर, थोड़ा सा भी ड्रॉट्स या फ्लड आने पर एकदम से ही वो फैमिन की कंडीशन में चले जाते हैं. क्यों? ब्रिटिशर्स की पॉलिसी है. देखिए, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि भारत भर में ये पहली बार आवाज़ उठी है. मुद्दा ये है कि भारत में अपराइजिंग्स हुई, इंडिगो रिवॉल्ट हुए, सबने पढ़ा नील दर्पण 1859-1860, दीन बंधु मित्र ने नील दर्पण में से दिखाया. बंगाल के नील किसानों का आपको पता है. भारत भर में दक्कन में विद्रोह हुए, आपने देखा. फार्मर कम्युनिटी, एग्रीकल्चरल कम्युनिटी विद्रोह आवाज़ उठाती रही, लेकिन इमीडिएट ऑपरेसर्स के अगेंस्ट, जैसे ज़मींदार के अगेंस्ट, मनी लेंडर के अगेंस्ट, जिसे आप शाहूकार के तौर पर जानते हैं, इनके अगेंस्ट आवाज़ें उठाती रही, ट्रेडर और बैंकर के अगेंस्ट. लेकिन मुद्दा ये था कि ये सारे किसकी देन है? एक सिस्टम की, जो सिस्टम ब्रिटिशर्स ने एस्टैब्लिश किया है. ये सारे तो एक तरह के एजेंट्स हैं जिनके थ्रू ब्रिटिश सिस्टम एक्सप्रेस हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. अब तक जो विद्रोह हुए, जो अब तक विरोध किए गए, वो लोकल लेवल पर हुए, हर कम्युनिटी के द्वारा, हर प्रोविंस के द्वारा अपनी प्रॉब्लम जिसके थ्रू वो फेस कर रहे थे, चाहे वो इंडियन मनी लेंडर हुआ या फॉरेन, चाहे वो इंडियन इंडस्ट्रियलिस्ट हुआ या फॉरेनर, चाहे वो ज़मींदार हुआ,
चाहे वो एस्टेट ऑनर हुआ, ये अल्टीमेटली प्रॉब्लम। लेकिन इन सब के पीछे जो वर्क कर रही थी वो एक सिस्टम था, सिस्टम वो जो ब्रिटिशर्स ने इस्टेब्लिश्ड किया था, उस सिस्टम को उजागर करने का काम कर दिया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट ने। उन्होंने ये वो मैकेनिज़्म सामने ला करके रखा। तो कुल मिलाकर के ऑपरेशंस, उनके द्वारा दी गई पॉवर्टी, सारे कारण क्लियर कर दिए गए कि किस तरह से इकोनॉमिक ड्रेन हो रहा है इंडिया से, और मैंने कॉजेज़ में अच्छे से पढ़ाया है। इकोनॉमिक ड्रेन उजागर करके रख दिया कि चाहे इंटरनेशनली जितने भी आर्मी कैंपेन्स ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उसके तहत फंड इंडिया के यूटिलाइज हो रहे हैं, और वो अनड्यू एक्सपेंशन नीडफुल भी नहीं है और इंडिया का इसको कोई बेनिफिट भी नहीं है। किस तरह से भारी भरकम एडमिनिस्ट्रेशन लंदन में बना रखी है, उसकी सैलरीज और उसकी पेंशन्स तक इंडिया से जाते हैं, जिसे हम होम एक्सपेंडिचर, होम चार्जेस मान करके चल रहे हैं। किस तरह से इंडिया में इन्वेस्टमेंट्स किए जा रहे हैं फॉरेन कंपनीज़ के थ्रू, और उन इन्वेस्टमेंट पे अश्योर्ड और गारंटेड रिटर्न्स दिए जा रहे हैं, और वो सारा इंडियन एक्सचेकर का पैसा है, भारतीयों का पैसा है। जबकि वो कंपनीज़ कभी भी अगर फ्री मार्केट कंपटीशन प्रोसेस के थ्रू आकर के इंडिया में इन्वेस्ट करती तो उतना प्रॉफिट कभी भी, वो रिटर्न्स कभी भी वो अर्न नहीं करती, लेकिन इंडियन मनी से उन्हें पे किया जा रहा है। उन्होंने बताया किस तरह से इंडियन इंडस्ट्रियलिस्टों को सफ़र कराया जाता है हाई टैरिफ चार्ज करके जब उनका प्रोडक्ट ब्रिटेन पहुंचता है, हाई फ्रेट चार्जेस रेलवे पे चार्ज करके, हाई इंटरेस्ट रेट बैंक के लोन के ऊपर चार्ज करके, हाई इंश्योरेंस प्रीमियम उनकी इंश्योरेंस के नाम पर, और किस तरह से फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट को सपोर्ट किया जा रहा है। जो यहाँ से कमा के सारा पैसा री इन्वेस्ट इंडिया में नहीं कर रहा, वो उसे ले जा रहा है ब्रिटेन। तो मतलब इंडिया में कैपिटल तो फॉर्म हो ही नहीं रहा उस लेवल पे, तो इंडिया ग्रो करेगा कैसे। उन्होंने बताया कैसे एस्टेट फार्मर को प्रोटेक्शन दी जा रही है, यूरोपियंस को लेबर लॉस के मामले में कैसे इंडेंचर्ड लेबर सपोर्ट किया जा रहा है, कैसे गिरमिट परमिट के तहत समर्थन किया जा रहा है व्यापारियों को, उद्योग बिग फार्मर एस्टेट फार्मर्स को, और कैसे इंडियन वर्कर को इंडस्ट्री में और खेतों में सफ़र कराया जा रहा है। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें उजागर करके रख दी। ये चीज़ें लोगों में क्रांति की तरह काम कर गई, जागरूकता फैल गई। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट उस समय का आस्पेक्ट था। दादा भाई नौरोजी का मानना ये था कि अगर आप इंडिया से पॉवर्टी ख़त्म करना चाहते हो, अगर आप इंडिया से एम्पावरिशमेंट को हटाना चाहते हो, इंडिया अगर फॉरवर्ड आएगा, कभी अगर बैकवर्डनेस से निकलेगा, उसका तरीका होगा मॉडर्न इंडस्ट्री लगनी ज़रूरी है। और वो मॉडर्न इंडस्ट्री इंडियंस के द्वारा लगे। जितना भी आपने इंडियन आर्टिजन को रूइन कर दिया, ख़त्म कर दिया अपनी स्ट्रेटजीज़ और पॉलिसीज़ के तहत कि उनको आपने मोनोपोलिस्टिक प्राइसिंग के तहत उनका प्रोडक्ट परचेज़ किया और उनको आपने रॉ मटेरियल अपने डिक्टेटेड प्राइसेस पे दिया, वो ख़त्म हो गए। इंटरनेशनली आपने उन्हें ख़त्म कर दिया, उनके ऊपर इंपोर्ट ड्यूटीज़ लगा के। उनको अब कन्वर्ट करने की ज़रूरत है कि वो हैंडीक्राफ्ट से कन्वर्ट करके मशीन बेस्ड इंडस्ट्री में आए, और भारतीय उद्योग धर्मी, भारतीय इंडस्ट्रियलिस्ट इंडियन इंडस्ट्रीज़ लगें, और यहाँ का पैसा जो कमाया जा रहा है यहाँ के लोगों का प्रॉफिट बने और वो री इन्वेस्टमेंट हो। लोगों का प्रॉफिट बनेगा, लोग डिमांड क्रिएट करेंगे, और वो डिमांड का पैदा भारत में और नई इंडस्ट्रियों के रूप में नज़र आएगा, क्योंकि उस डिमांड को सर्व करने के लिए सप्लाई भी बढ़ेगी, और सप्लाई बढ़ाने के लिए प्रोडक्शन बढ़ाना ही पड़ेगा। नए यूनिट्स ओपन होंगे, नई वर्कशॉप्स, नई इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, इससे और नए लोगों को रोज़गार मिलेगा, उनके हाथों में परचेजिंग पावर आएगी, वो और मांग पैदा करेंगे इंडियन इकोनॉमी में, और सप्लाई बढ़ाने की मांग आएगी, और फैक्ट्री और वर्कशॉप लगेंगे, क्वालिटी बढ़ेगी प्रोडक्ट्स की, क्योंकि फिर कंपटीशन आएगा, बायर को, कंज्यूमर को अच्छी चीज़ें मिलेंगी, उसकी चॉइसेस डाइवर्सिफाई होंगी, उसमें टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस आने डेवलप होंगे। इस तरह से इकोनॉमी मल्टीफेरियस हो जाएगी, उसमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनेंगे, तो फिर वो रॉबस्ट हो जाएगी, कभी शेक नहीं करेगी, सफ़र नहीं करेगी। लेकिन ये कुछ भी नहीं हो पा रहा था, क्योंकि जो अल्टीमेट हमारा कंज्यूमर है वो कंज्यूमर बेस इंडिया नहीं यूज़ कर रहा था, वो ब्रिटेन यूज़ कर रहा था। ब्रिटिश मैन्युफैक्चर्ड आर्टिकल्स इंडिया में कंज्यूम कराए जा रहे थे, ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट था। तो इस तरह से भारतीय उद्योग को नुकसान हुआ। सबसे इम्पॉर्टेंट, बड़े लेवल पर साल्ट टैक्स लगाया गया। साल्ट तक नहीं छोड़ा, क्योंकि नमक हर चीज़ में पड़ता है। साल्ट टैक्स जब लगाया गया, इसे एक तरह से इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पोल टैक्स माना
कि ये तो आपने पर हेड टैक्स लगा दिया, पर पोल पर हेड। इसलिए जिस दिन वोट डालने जाते हैं उसे पोलिंग बूथ कहते हैं, पोलिंग बूथ। जिस दिन सारे सर वहाँ पहुँचेंगे ना, हम सब वहाँ पहुँचेंगे, इसलिए हम ये कहते हैं ना लैंप पोल, लैंप पोस्ट, इस तरह के वर्ड सुने होंगे तो पोल। ओके, सो कुल मिलाकर के वो ये कह रहे हैं कि साल्ट टैक्स वापस लिया जाए। दूसरा उनका कहना था कि भैया रेवेन्यू कम किया जाए, ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है। अगर आप रेवेन्यू कम नहीं करेंगे तो फिर लोगों के पास सरप्लस बचेगा ही नहीं। ड्रॉट कंडीशन से फाइट कहाँ से करेंगे, इरिगेशन कहाँ से लेकर के आएंगे, डाइवर्सिटी कैसे होगी एग्रीकल्चर में। तो अंग्रेज़ों पे मांग रखी गई कि एग्रीकल्चर में इरिगेशन लेकर के आइए, फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करिए इंडस्ट्री को भी और फार्मर को भी, इंपोर्ट ड्यूटी प्रोटेक्शंस इंडियन इंडस्ट्री को भी दीजिए कि ब्रिटेन से बन के आने वाला प्रोडक्ट इंडिया में इंपोर्ट ड्यूटी दे के एंटर होगा। एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड ऑफर करिए इंडियन को और ब्रिटिश मैन्युफैक्चरर को, जिसमें इंडियन इंडस्ट्री क्योंकि इन्फेंट स्टेज में है इसे एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन दीजिए। फ्रेट चार्जेस रेलगाड़ी पे बराबर रखिए, इंटरेस्ट रेट बराबर करिए, इंश्योरेंस प्रीमियम बराबर करिए। इनफैक्ट आगे आइए, अपने कॉर्पस से सपोर्ट करिए भारतीय व्यापारी को, तब वो जाकर के लग पाएगा। लगान घटाइए, सबसे बड़ी जड़ वही है बीमारी की, सरप्लस छोड़िए लोगों के पास। ये सारे सिस्टम सुझाए गए कि सरकार को मजबूर करने की कोशिशें की गई। एक ऐसा कैंपेन चलाया गया जिसके तहत ये कहा गया कि एटलीस्ट जो पब्लिक पर्स है, जिसमें पैसा है भारतीयों का, यानी कि जिसमें लोगों का टैक्स कलेक्टेड है, वो इंडियंस के कंट्रोल में दिया जाए। यानी कि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें इंडियंस जो शामिल हैं उनके हाथ में वो दिया जाए। जैसे अमेरिका में कैंपेन हुआ था कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, दैट वाज द अमेरिकन कैंपेन ड्यूरिंग 1776 कि नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन। जब तक आप हमें रिप्रेजेंटेशन नहीं देते टैक्स नहीं मिलेगा, दैट्स इट। आप अपने बेनिफिट्स के लिए उन्हें यूज़ नहीं कर सकते, ये इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल कैंपेन्स ना हो, उन्हें रोका जाए, इसकी मांग हुई। ये कहा गया कि विदेशियों से युद्ध ना करें, बर्मा पे अनड्यू कैंपेन ना हो, अफ़गानिस्तान को अनड्यू कब्जाया ना जाए, सिंध के साथ संबंध सुधारे जाएं, क्योंकि भारत को सदा के लिए तबाह किया जा रहा था कि जब इन्हें छोड़ करके जाएंगे इन्हें इस तरह के नेबर्स मिलेंगे कि ये सारे एक कंडीशन में होंगे, कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अल्टीमेटली ये हमेशा हैंडीकैप्ड रहें, हम पर डिपेंड हों, और ऐसी पेरेनियल कंडीशन क्रिएट करके जाएंगे कि कहीं पर भी कोई फ्लो ऑफ इकोनॉमी बने ही ना, उधर भी बेरोज़गारी इधर भी बेरोज़गारी, कहीं पे ग्रोथ नज़र ना आए, और आपस में हमेशा से लड़ते रहें क्योंकि नॉन स्टेट एक्टर्स बनते रहेंगे जब इस तरह की कंडीशंस आएंगी, और हम पेरेनियली चलते रहेंगे। तो सोचिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के अर्ली नेशनलिस्ट की सोच कितनी दूर जाती थी। उन्होंने उस समय ही ब्रिटिश सरकार को मजबूर किया कि विदेशी आक्रमण रोकिए, हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ पे चढ़ाई करनी बंद करो, बर्मा पे अनड्यू आक्रमण मत करो। एक तो सेना यूज़ करते हो आप, उस पर खर्चा बेपनाह करते हो, और तीसरा संबंध बिगाड़ रहे हो, और इम्पीरियलिज्म फैल रहा है, इससे कॉलोनियलिज्म फैल रहा है, जो कि अच्छी चीज़ नहीं है, आपको ये नहीं करना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो दादा भाई नौरोजी का सबसे स्टॉन्च अटैक था, दादा भाई नौरोजी ने कहा कि ट्रेड एक लेवल पे ठीक था, इंडस्ट्री फिर भी ठीक थी, लेकिन ये फाइनेंशियल कैपिटलिज्म वाला फेज़ मैं नहीं बर्दाश्त करूँगा। ये जो तुम पूंजी का निवेश करा रहे हो ना, यहाँ पे लाके पैसा जो फॉरेन का निवेश करा रहे हो, ये मैं अलाउ नहीं करूँगा। किसी ने पूछा कि क्यों नहीं करेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके माध्यम से आज का इंडिया नहीं, फ्यूचर तक का इंडिया इनका गुलाम बनाया जा रहा है, क्योंकि जब इनका पैसा यहाँ इन्वेस्ट हो जाएगा, इनकी ऑनरशिप्स तय हो जाएंगी, और इंडिया के नाम पे इतना क्रेडिट चढ़ चुका होगा ब्रिटेन में कि अल्टीमेटली हमारे आने वाली सारी नस्लें खप जाएंगी, इनके ब्याज, इनका मूल उतारते उतारते, और वो कभी भी ग्रो नहीं कर पाएंगे, हमेशा इन्हीं के अधीन रह जाएंगे, क्योंकि आज का निवेश कल का
असली मायने में ब्याज बनता है, आपको वो वापस करना होता है। आज अगर आप बैंक में कोई पैसा डाल रहे हैं, 10 साल बाद बैंक लायबल है आपको वो वापस करने के लिए। इसी तरह से अगर यूरोपियन निवेश भारत में हो रहा था तो 100 साल बाद वाला भारत भी इंग्लैंड से जुड़ा रह जाता है इसी आधार पर कि उसे वापस देना है वो सारा निवेश, जबकि वो लेजिटिमेट इन्वेस्टमेंट्स नहीं थी, वो फेक वे में प्रॉमिस्ड रिटर्न्स थे, जो रिटर्न्स कभी। आज अगर आपको कोई झूठे तौर पर बैंक पे कब्जा कर ले और अपना पैसा जाके बैंक में जमा कर दे और बैंक के मैनेजर से लिखवा दे कि 40% रिटर्न मिलेगा, जबकि जेन्युइनली रिटर्न मिलना चाहिए 6 से 7%, तो अल्टीमेटली अब प्रयास करने से बैंक के स्टाफ ने मेहनत की, वो लोग तो बैंक कब्जा खोर के चले गए, लेकिन वो जो साइन हो रखे हैं, सिग्नेचर अग्रीमेंट हो रखे हैं, वो तो निभाने पड़ेंगे। तो बैंक उन्हें 40% रिटर्न वापस करते हुए सदा उनका गुलाम रहेगा, जबकि वापसी तो बनती 6% की थी। इसी तरह से भारत पे कब्जा करके निवेश किए जा रहे थे और वो निवेश पे इतने अनड्यू रिटर्न्स प्रॉमिस किए जा रहे थे जो पॉसिबल ही नहीं थे। एक फेयर कंपटीशन मार्केट में उसे वापस करते करते पीढ़ियाँ खप जाती और कभी हो नहीं पाता। इसके खिलाफ थे दादा भाई नौरोजी, ये एक इम्पॉर्टेंट है। तो जनता के सामने ये चीज़ देना ये छोटी बात थी, लोगों में अवेकनिंग क्रिएट कर दी, एक कॉमन फीलिंग लोगों में आ गई। कितनी बड़ी बात कर दी पॉवर्टी पे, कितनी बड़ी बात कर दी एम्पावरिशमेंट पे, बैकवर्डनेस पे। अंग्रेजों का सारा चिट्ठा खोल के रख दिया कि इस तरह से एक कॉलोनियलिस्ट स्टेट वर्क कर रहा है, कैसे इंडिया सबॉर्डिनेट किया गया है पूरी तरह से, और गंगा से सब कुछ चूसा जाता है और सब कुछ डाला जाता है वहाँ पे। तो इसमें मैं दादा भाई नौरोजी की एक लाइन कोट करना चाहता हूँ, जिसमें उन्होंने बहुत ज़बरदस्त लाइन कही है। अगर आप उसका मीनिंग समझेंगे तो वो क्या कहते हैं दादा भाई नौरोजी, वो कहते हैं, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश रूल वाज एन एवरलास्टिंग, इंक्रीजिंग एंड एवरी डे इंक्रीजिंग फॉरेन इन्वेजन। वो ये कह रहे हैं कि ये वैसी घुसपैठ नहीं है जो पहले होती थी, वो तो एक बार हो जाती थी फिर हो जाती थी, ये तो सदा के लिए एवरलास्टिंग है, हर बार बढ़ती हुई और बढ़ती हुई इन्वेजन है। ये पहले पॉलिटिक्स में इन्वेड हो रहे हैं, फिर कल्चर में इन्वेड हो रहे हैं, कस्टम में, फिर ये इकोनॉमी में कहाँ कहाँ इन्वेड हो रहे हैं, आर्टिजन में, फार्मर में, पीजेंट में, इंडस्ट्रियलिस्ट में, ट्रेडर में, और अब फ्यूचर जनरेशन में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा गया। इनके द्वारा एक लाइन और कही गई थी, और वो लाइन क्या थी, मिलेगी तो मैं आपको बता दूंगा। आई बात समझ में? अब एक हवा क्रिएट कर रखा था, एक हॉक्स अंग्रेजों ने हमेशा से ही बना के रखा। क्या कहा? कहते कि ब्रिटिश रूल, आप आज भी आप डिबेट करेंगे तो आपको बहुत से समर्थक मिलेंगे, वो कह रहे हैं कि ब्रिटिश रूल ने सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ प्रोवाइड किया है। टुडे योर प्रॉपर्टी इज सिक्योर, today your life is safe, your life is secure because there is a prescribed format of law and order. We are having formalized institutions, so formal institutions are working properly according to the Britishers. इस पे नौरोजी क्या कहते हैं? नौरोजी कहते हैं yes, perfect, you are absolutely right, there is a security of property, there is a security of the life, but इसका मीनिंग क्या है? वो ये कह रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी और सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ है ना। आज को फेलो बीइंग जो है, एक भारतीय दूसरे भारतीय से उसकी प्रॉपर्टी नहीं ले सकता, एक भारतीय को दूसरे भारतीय की लाइफ नहीं ले सकता, लेकिन ये सिक्योरिटी ऑफ द लाइफ और सिक्योरिटी ऑफ द प्रॉपर्टी तब तक सीमित है जब तक केस में इन्वॉल्व भारतीय हैं। लेकिन ब्रिटिश साम्राज्य जब चाहे किसी की प्रॉपर्टी ले सकता है। ब्रिटिश साम्राज्य उसी प्रेस्क्राइब्ड लॉ एंड ऑर्डर वाले फॉर्मेट पे पूरा फॉलो करके जब चाहे किसी की प्रॉपर्टी ले सकता है, और अगर प्रॉपर्टी ले ली तो कॉन्सिक्वेंस तो लाइफ ही हुई, जब चाहे किसी की लाइफ ले सकता है। मतलब वो ये कह रहे हैं कि वो भारत भी भारत था जिसमें अनलॉफुली जान ली जाती थी, अनलॉफुली संपत्ति कब्जा ली जाती थी, क्योंकि आपका कहना यह है कि एब्सोल्यूटिस्ट इंडिया में थे, शासक जो थे वो डेस्पॉट थे, निरंकुश थे। बिल्कुल सही बात है तुम्हारी, तुम जान लेते हो गैर कानूनी नहीं, कानूनी ढंग से तुम जान लेते, तुम संपत्ति भी लेते हो कब्जे करके नहीं, कानूनी तरीके से। तो कुल मिलाकर के मैं
वाकई एक्नॉलेज करता हूँ कि बड़ी ग्रोथ कर दी तुमने हमारी, सेफ्टी भी दे दी प्रॉपर्टी की और लाइफ की, और सिक्योरिटी भी दे दी। हम बहुत सिक्योर हैं आज एक दूसरे से, वाकई आज एक दूसरे को खतरा नहीं। तुमसे हमें कोई सिक्योरिटी नहीं, तुमसे हमें कोई सेफ्टी नहीं, और अगर पूछा जाए तो देश में खतरा है कौन इस समय? तुम खतरा हो। तो ये है, उन्होंने कहा ये इससे बड़ी सेफ्टी सिक्योरिटी क्या होगी कि हर साल इकोनॉमिक ड्रेन के नाम पर, हर साल इकोनॉमिक ड्रेन के नाम पर 3 से 4 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड इंडिया से ब्रिटेन जा रहा है। 4 करोड़ स्टर्लिंग पाउंड इज नॉट अ स्मॉल अमाउंट, इट्स अ बिग अमाउंट। तो वो कह रहे हैं और क्या सेफ्टी सिक्योरिटी इससे बड़ी क्या हो सकती है कि 3 से 4 करोड़ पूरी सेफ्टी और पूरी सिक्योरिटी से जाता है लंदन। इस रास्ते में कोई चोरी नहीं कर सकता और कोई टेंशन नहीं है। मतलब तुम तो उनसे भी गए गुजरे निकले यार, जिनके बारे में तुम ये कहते थे कि वो कब जाते हैं। तो अब वो लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं कि एक कहानी है कि लोग ये प्रे करते थे कि हमारे बैक पे स्ट्राइक करना बट बेली पे नहीं, ऐसा कहते हैं, अच्छा पीछे मार लो। कहता वो भी भारत में था, तुम्हारे लिए ये असभ्य है। तुम तो इनसे 2 गुना आगे गए। जब इंडियन डेस्पॉट थे, इंडियन रूलर थे, एटलीस्ट लोगों का प्रोडक्शन सरप्लस उनके पास बचता था। कोई ऐसा मूवमेंट आता था जब वो लोगों से उनकी फसलें ले जाते थे, कब्जा लेते थे। लेकिन तुम्हारा तो, और वो पिछवाड़े पे मारते थे, बैक पे। लेकिन तुम तो बिल्कुल अलग हो, तुम इतना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करते हो कि कुल मिलाकर के तुम कभी भी उनकी बैक पे कभी डंडा नहीं मारते, तुमने कभी उन्हें हर्ट नहीं किया है। तुमने पूरी पीसफुली उनको फीलिंग दी है कि पूरी पीसफुली, पूरी रिलैक्स मूड में और बिल्कुल इनविजिबल वे में उनका सारा सब्सटेंस ले लिया है। जब भारतीय शासक के भेजे हुए गुंडे उनसे कुछ ले जाते थे तो वो उन्हें फिजिकली दिखते थे, विजिबल थे, वो उनके शरीर पे मारते थे, हंगामा सा पैदा होता था और वो कुछ लूट के ले जाते थे। लेकिन तुम तो बिल्कुल इनविजिबल हो, तुम तो इतने पीसफुल हो कि लोगों को पता तक नहीं लग रहा है, और ले तुम इतना जा रहे हो कि उनकी पीढ़ियों तक के पास कुछ नहीं बचेगा। तो वाकई ऐसा लॉ एंड ऑर्डर तो शायद ही किसी दुनिया में होगा, क्योंकि इतना पीसफुली, इतना इनविजिबली और इतने रिलैक्स्ड वे में मैंने सब्सटेंस निकलते नहीं देखा किसी के हाथ से कि चूं तक नहीं हो रही, सुई गिरने तक की आवाज़ नहीं। ये उनका कहना है और अल्टीमेटली दादा भाई नौरोजी ने इनका पर्दा फाश कर दिया कि ये सब नौटंकी बंद करो। ना तो कोई लॉ एंड ऑर्डर दिखता है और ना ही कोई सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, प्रॉपर्टी और लाइफ की नज़र आती है। सब कुछ जो भी है वो इंडियंस तक है। जब तुम्हारी बात आ जाती है तो बात तुम्हारे वेस्टेड इंटरेस्ट की है, और वो ये है कि हम कॉलोनियलिस्ट स्टेट हैं, हम सबॉर्डिनेटेड हैं तुम्हारी इकोनॉमी को, और तुम हमें जोंक की तरह चूसने के लिए आए हो। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आई बात समझ में? तो कुल मिलाकर के इकोनॉमिक क्रिटिक इम्पीरियलिज्म का एक बहुत स्ट्रॉन्ग क्रिटिक रहा उनका। मेरे पास्ट बहुत से लेक्चर्स हैं जिसमें मैंने इकोनॉमिक इम्पैक्ट पूरा लेक्चर ही पढ़ाया है। इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश रूल, वो बहुत डिटेल्ड है। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि आप वो इकोनॉमिक इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल का लेक्चर सुन लें। फिर जब मैंने अभी कॉजेज़ पढ़ाए तब भी मैंने ये डिटेल में पढ़ाया है, और आज के कॉन्टेक्स्ट में ये मैंने अभी बताया है। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला जो है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म। कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म देखिए, अर्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस का क्या देन रही। सबसे इंपॉर्टेंट, अर्ली नेशनलिस्ट कांग्रेस ये जानती थी कि अभी सेल्फ गवर्नमेंट स्टेप बाय स्टेप अचीव होगी, और स्टेप बाय स्टेप अचीव करने का तरीका क्या है? देश में जो एक सिस्टम बन रहा है वो क्या, प्रोसीजर इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ फॉलो करने का, कि जो भी प्रक्रिया कानूनी ढंग से इस्टेब्लिश की गई हैं उनका पालन होना चाहिए। और वो प्रोसीजर जो इस्टेब्लिश्ड बाय लॉ हैं, तो पहले लॉ बनने का भी तो एक प्रोसीजर होना चाहिए, और लॉ ये कैसे जो बनेगा, ये किन्हीं ना किन्हीं प्रिंसिपल्स या वैल्यूज से गाइडेड तो होगा ना, वो संविधान। तो कॉन्स्टिट्यूशन अभी धीरे धीरे सिस्टम हो रहा है, लोगों की सहभागिता हो रही है। इस प्रक्रिया को और स्ट्रेंथन करने का काम किया। इसलिए 1885 से 1892 के बीच में ज़बरदस्त प्रेशर क्रिएट किया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा ब्रिटिशर्स के ऊपर कि आप रिफॉर्म करिए सेंट्रल, इसको हम कहेंगे इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में, कानून बनाने वाली विधायिका में परिवर्तन करिए। मतलब सबसे पहले तो इसमें इंडियंस को लार्जर शेयर दीजिए, और दूसरा
इंडियंस को वाइडर पावर दीजिए, नंबर में भी हमें बढ़ाइए और अधिकार क्षेत्र में भी बढ़ाइए। यानी कि 10 लोग हैं अगर, तो उसमें से 7 हमें बना दीजिए, और उसमें अगर 15 मंत्रालय हैं तो 10 हमें दीजिए। दोनों लाइनें समझ आई? लार्जर शेयर भी दीजिए और वाइडर शेयर भी दीजिए, तो वाइडर पावर हो गया इसका मतलब। इस तरह की कवायद की गई, लगातार दबाव बनाया गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा। यही कारण है कि 1892 में इंडियन काउंसिल एक्ट आया है, और उस इंडियन काउंसिल एक्ट के तहत इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक्सपेंशन हुआ। उसमें पहले से ज़्यादा इंडियंस इंडेक्ट किए गए, पहली बात। और दूसरी बात, एक तरह खास तरह के